होतारो एक एवरेज हाई स्कूलर है जिसने अभी अभी हाई स्कूल के अंदर एडमिशन लिया है। उसकी नजर में ये दुनिया इतनी आसान और सिंपल नहीं है। वो अपने विस्मोटो के साथ जीता है, जिसके अंदर उसे जिस किसी चीज को करने की जरूरत नहीं है वो उसे नहीं करता। वो जिस किसी भी चीज को करने की जरूरत है वो उसे इस तरह से करता है जिसमें उसकी कम से कम एनर्जी वेस्ट हो। वो जापान के अंदर अपनी एक फैमिली के साथ रहता है, पर ज्यादातर समय उसे अकेले रहना ही पसंद है क्योंकि उसे एनर्जेटिक लाइफ जीने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आज उसके स्कूल का पहला दिन है और उसने डिसाइड कर लिया है कि वो स्कूल के पूरे साल अकेले ही बिताएगा और कोई भी ऐसा एनर्जी भरा हुआ काम नहीं करेगा जो कि उसे लास्ट में कोई भी रिजल्ट ना दे। स्कूल के अंदर जाते ही उसे बहुत सारे हाई एनर्जेटिक भरे हुए स्टूडेंट मिलते हैं क्योंकि सभी नए आए हुए स्टूडेंट को अपने क्लब के अंदर इनवाइट करने के लिए खड़े हुए। लेकिन होतारू उन सभी लोगों को इग्नोर करके अपने क्लासरूम की ओर चला जाता है। क्लास में जाते ही होतारू अपने इकलौते फ्रेंड सातोशी से मिलता है और सातोशी उसके मोटो के बारे में भी जानता है कि कैसे वो जितना चाहे उतनी खुद की एनर्जी को बचाकर चीजों को जल्दी निपटाने की ट्राई करता है। आगे सातोशी होतारू को स्कूल के अंदर बहुत सी चल रही चीजों के बारे में बताता है, लेकिन होतारू इनमें अपना कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो सातोशी उससे पूछता है कि वो आखिर स्कूल में आया ही क्यों है, जबकि स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने घर चला जाता है। तो इसीलिए होतारो उसे एक लेटर दिखाता है जिसे कि सातोशी उसे देखकर खोलता है और वो लेटर होतारो की बहन ने लिखा था जो कि किसी काम की वजह से इंडिया में गई हुई है। और इस लेटर के अंदर वो होतारो को क्लास के लिटरेसी क्लब में जॉय होने के लिए कहती है क्योंकि इसी क्लब के अंदर ज्यादातर स्टूडेंट जॉय नहीं होते। उसने आगे लिखा था कि इस क्लब के अंदर हर साल स्टूडेंट का नंबर कम होते जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये क्लब बहुत जल्दी ही बंद हो जाएगा। लेकिन उसकी बहन यह नहीं चाहती क्योंकि वो इस क्लब से अपना एक कनेक्शन रखती है, तो इसीलिए उसकी बहन होतारो को वो क्लब जॉय करके उसे बचाने के लिए कहती है। अब होतारो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है तो इसीलिए वो उसे मना भी नहीं कर पाता। और लेटर में आगे लिखा था कि अगर वो उस क्लब को जॉय भी कर ले तो उसे कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली क्योंकि उस क्लब के अंदर जैसे कि कोई जॉय नहीं होता तो वो हाई स्कूल के पूरे साल अकेले ही उस क्लब में रहेगा। ये सुनकर होतारा खुश होता है क्योंकि उसे वहाँ पर किसी से भी बात करके अपनी एनर्जी को वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। तो आगे वो वहाँ पर साधुई से बाय कहकर क्लब रूम चाबी ले लेता है और फिर वह अपने स्कूल के क्लब की ओर जाने लगता है। और वह वहां पर नोटिस करता है कि उस क्लब की ओर ज्यादातर लोग नहीं जाते और ये देखकर वो और भी ज्यादा खुश होता है। फिर आगे वह अपने सामने के दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है। तभी वहां पर एक उसे खूबसूरत लड़की मिलती है और वो लड़की होतारू को देखते ही अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम एरू है। एरू उसे कहती है कि वो होतारू को पहले से ही जानती है क्योंकि वो दोनों ओरिएंटेशन में एक ही साथ थे। ये सुनते ही होतारू एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट थे और उसने वहाँ पर तो एरू को नोटिस ही नहीं किया था। एरू उसे कहती है कि उसने इस क्लब को अपने पर्सनल मैटर की वजह से जॉय किया है और वो होतारू से पूछती है कि क्या उसने भी इस क्लब को जॉय किया है। तो होतारू उसे मना कर देता है क्योंकि अब इस क्लब के अंदर एक मेंबर है तो इसीलिए उसे इस क्लब को बचाने के लिए जॉय करना नहीं पड़ेगा। और फिर वो वहाँ से जाते हुए एरू से कहता है कि वो यहाँ से जाने से पहले रूम को लॉक करके जाए। तो एरू उसे कहती है कि वो इस क्लब रूम को लॉक नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास उस क्लब की चाबी नहीं है। जिसे सुनकर होतारू उसे कंफ्यूज होकर देखता है और वह अपनी पॉकेट से चाबी निकालकर पूछता है कि अगर उसके पास चाबी नहीं थी तो भला उसने अपने आप को क्लब रूम के अंदर लॉक कैसे कर लिया। इसे सुनते ही एरू शक होकर कहती है क्या दरवाजा बाहर से लॉक था। तो होतार समझ जाता है कि उसे ये रियलाइज ही नहीं हुआ था कि वो कमरे में बंद हो चुकी है। लेकिन एर तो अपनी इस मिनिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक्साइटेड हो जाती है कि आखिर वो दरवाजा कैसे लॉक हो सकता है जबकि उसके पास उसकी चाबी ही नहीं थी। और इसी दौरान वहाँ पर सातोशी आता है और तुरंत ही वह भी इस मिस्ट्री के अंदर घुस जाता है। लेकिन होतारो को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था तो इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी एरू होतारू का हाथ पकड़कर उसे इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कहती है और ये देखकर होतारू एकदम ही शॉक हो जाता है क्योंकि उसने आज तक कभी भी ऐसा कुछ फील नहीं किया। फिर आगे होतारू एरू से पूछता है कि क्या उसने अपने आसपास कोई अजीब सी चीज को नोटिस की थी। तो एरू उसे कहती है कि हाँ उसने एक आवाज तो सुनी थी। तो ये सुनकर होतारू वहाँ पर ध्यान लगाकर सुनता है तो उसे एक साउंड की आवाज आती है। तो इसीलिए वो सभी लोग वहाँ पर जल्दी से जाते हैं और देखते हैं कि वो आवाज तो स्कूल के एक जनरेटर की है जो कि अपना काम करने के बाद सभी स्कूल के दरवाजों को बंद कर रहा था। तो ये देखकर वो सभी लोग समझ जाते हैं कि आखिरकार उसी ने उस क्लब रूम को लॉक किया होगा क्योंकि शायद उसे पता नहीं था कि एरू उस कमरे में है और वो रूम कुछ ज्यादा ही शांत है। इसे सुनकर एरू खुश होती है क्योंकि उसने अपनी मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया। एरा के सभी लोग इस जगह पर आते हैं जहाँ पर एरू इन दोनों से अपने क्लब में जॉय होने के लिए कहती है और वहाँ पर सातों से उसकी बात को सुनकर बहुत सारे क्लब में जॉय होने के बावजूद भी इसी क्लब में जॉय होने के लिए मान जाता है। लेकिन होतार वहाँ पर कहने वाला था कि वो इस क्लब को जॉय नहीं करेगा, पर तभी एरू उसका हाथ पकड़ के उसे रिक्वेस्ट करने लगती है। तो उसे देखकर होतारू अपनी बात से फिसल जाता है और उसकी क्लब वाली एप्लीकेशन को एरू के हाथ में थमा लेता है। और इसी तरह से अब होतारू इस क्लब का ऑफिशियल मेंबर बन चुका है। अब अगले दिन होतारू अपने स्कूल के अंदर होता है जहाँ पर कि उसे एक ऐसे लिखने को दिया गया है क्योंकि आज वो अपना होमवर्क ही करना भूल गया था, जिसे देखकर सातोशी उस पर हंसने लगता है क्योंकि उसने अपना होमवर्क ही नहीं किया था।
तो होतारू उसे देखकर कहता है कि वो बस अपनी नोटबुक को लाना भूल गया था। पर आगे सास से उसे एक स्कूल की मिस्ट्री के बारे में सुनाने लगता है, जहाँ पर वो कहता है कि सुबह सुबह क्लासरूम के अंदर एक लड़की आ रही थी और उस दिन काफी बारिश भी हो रही थी। लेकिन वो लड़की जैसे ही ऊपर जाती है वो एक बहुत ही प्यारी पियानो की आवाज को सुनती है जो कि वहाँ के म्यूजिक रूम से आ रही थी। पर वहाँ पर काफी अंधेरा था और जैसे ही वो लड़की म्यूजिक क्लास के पास जाती है वो एकदम ही डर जाती है क्योंकि पियानो के पास तो कोई बैठा ही नहीं था, लेकिन म्यूजिक अभी भी चले जा रहा है, जिसे देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। और तभी वो म्यूजिक खत्म होने को आता है। जैसे ही वो म्यूजिक खत्म होता है वहाँ पर एक अजीब सा आवाज आता है और वो वहाँ के फ्लो से एक बोली निकलती है जिसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे, जिसे देखकर वो वहाँ पर खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। पर वो जितनी तेज हो सके उतनी तेज दौड़ लगाकर वहाँ से निकल आती है और यह कहानी सुनाकर सातोशी होतारू की ओर देखता है। लेकिन होतारू उस बात को ना सुनकर अपना एस लिख रहा था और वो उसे पूछता है क्या ये कहानी स्कूल के अंदर फेमस हो चुकी है। तो सातोशी उसे कहता है कि हाँ, ये बहुत ही बड़ी बात है। इसे सुनकर होतारू को फील होता है कि यहाँ पर बहुत ही जल्दी एरू आकर उसे इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कहने वाली है। तो इसीलिए वो सात्वी को एक मिस्ट्री क्लब के बारे में एक पेपर के टुकड़े पर लिखने के लिए कहता है और कुछ टाइम के बाद वहाँ पर एरू भी आ जाती है और वो उन लोगों से पूछती है कि क्या तुमने उस म्यूजिक वाली मिस्ट्री के बारे में सुना है। लेकिन होतारू उसे कहता है कि सातोशी उसे एक बहुत ही फेमस मिस्ट्री के बारे में सुनाने वाला है और उसे सुनकर एरू भी उसकी बातों में आ जाती है। तो आगे सातोशी उसे एक सिगरेट क्लब की कहानी बताता है जिसका नाम है स्पाइरल क्लब। इस क्लब के बारे में स्कूल के बहुत से कम लोगों को पता है और ऐसा कहा जाता है कि वो क्लब हर साल अपने बारे में स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर अपना एक पोस्टर लगाता है, लेकिन स्कूल के कुछ ही लोग उसे ढूंढ पाते हैं। तो ये सुनकर रेडो एक्साइटेड होकर इस क्लब को ढूंढने के लिए कहती है। तो होतारू भी अपने ऐसे खत्म कर उनसे कहता है कि वह भी इसमें उनकी मदद करेगा। तो फिर आगे ही सभी लोग स्कूल के नोटिस बोर्ड को देखते हैं पर वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो होतारू उन सभी लोगों को डाउट नोट के नोटिस बोर्ड को देखने के लिए कहता है। तो ये सभी लोग देखते हैं कि वो नोटिस बोर्ड तो पूरी तरह से पोस्टर से भरा हुआ है, क्योंकि स्कूल के सभी क्लब मेंबर्स अपने बारे में बताकर स्कूल के सभी स्टूडेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो वो लोग उस नोट को वहाँ पर ढूंढने लग जाते हैं पर उन्हें वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता। तो होतारू उन्हें एक पोस्टर के नीचे दिखाता है जहाँ पर की एक छोटा सा स्पाइरल क्लब के बारे में एक नोट मिलता है। पर इस मिस्ट्री को सॉल्व करके एरू कुछ ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि इसके बारे में अभी भी कोई गलत बातें हैं। लेकिन अब सभी लोग लेट हो रहे थे तो वो अपने अपने घर निकल जाते हैं। सातोशी और होतारू एक साथ घर जा रहे थे तो सातोशी होतारू से पूछता है कि आखिर उसने एक झूठ बूट की कहानी बनाकर एक पोस्टर को नोटिस बोर्ड को लगाकर उसे एक मिस्ट्री की तरह क्यों दिखाया। तो होतारू उसे कहता है वो बस उस म्यूजिक क्लास के अंदर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो रूम उनके रूम से काफी दूर है। जिसे सुनकर सातो से उसे हंसते हुए कहता है तो क्या तुम्हें उस म्यूजिक क्लास रूम की मिस्ट्री के बारे में पता है। तो होतारू उसे कहता है कि म्यूजिक रूम के अंदर कोई एक पसंद सोता रहता है जिसने की अपनी पूरी लाइफ म्यूजिक के नाम कर दी है। उन लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो म्यूजिक रूम में ही सोते हैं ताकि वो अपने टाइम को इसके अलावा किसी और में वेस्ट न कर सके। तो इसीलिए वो लड़की उस खिड़की को बंद कर उसी रूम में सो गई और उसने एक सीढ़ी को एक अलार्म की तरह लगा दिया ताकि उसके खत्म होने के बाद वो वहां से उठ सके। तो इसीलिए वो उस लड़की को दरवाजा खोलने के बावजूद भी ना दिख सके और उसने जब उस लड़की को अचानक से देखा जो कि लाल आंखों के साथ थी, जो कि कम सोने की वजह से हुई थी, और इसी चीज को देखकर वो लड़की डरकर वहां से भाग गई। तो साधुई उसे कहता है कि उसकी एनर्जी बचाने वाली टेक्निक एरू के सामने काम नहीं आने वाली क्योंकि वही एक अकेली है जो उसे काम में लगवा सकती है। फिर आगे इसी तरह से ये दोनों अलग होकर अपने घर निकल जाते हैं और इसी तरह से इस बात को 1 महीने से ज्यादा हो जाता है और होतारू को उस क्लब की आदत लग चुकी है। ज्यादातर वो इसकी कोई भी शिकायत नहीं करती क्योंकि अपनी क्लास खत्म होने के बाद वो वहां जाकर अपनी किताब को आराम से पढ़ सकता है और उसे तब अच्छा लगता है जब एरू उससे कोई भी बात नहीं करती, वो बस अपनी किताब को पढ़ती रहती है। तो उसने एक क्यूट आदत भी बना ली है जहाँ पर जाते ही वो उसे कुकीज खाने के लिए देती है। पर एक दिन होतारू चाय पीते हुए अपनी उस किताब को पढ़ रहा था, तभी एरू उसके पास आकर कहती है कि उन्हें इस क्लब में इस तरह से नहीं रहना चाहिए। होतारू उसे कहता है बैठ जाओ, अपनी एनर्जी को इसे काम में वेस्ट मत करो। लेकिन एरू कंप्लेन करती है कि वो लोग इस क्लब में कोई भी फन नहीं करते। तो होतारू कहता है यह एक लिटरेसी क्लब है, ना कि कोई फन क्लब जिसमें कि वो कोई फनी वाली एक्टिविटी कर सके। तो एरू कहती है हमें आने वाले स्कूल फेस्टिवल के अंदर अपनी कुछ प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेकिन होतारू उसे कहता है कि उसे स्कूल के फेस्टिवल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो एरू उसे कहती है कि वो ये बात नहीं सुनना चाहती कि वो लोग इस फेस्टिवल में कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए होतारू उसे दूसरे क्लब की तरह दुकान खोलने के लिए कहता है। तो एरू उसे मना करते हुए कहती है कि लिटरेचर क्लब की तरह ही उन्हें भी हर साल अपने मेंबर के लिए कोई एंथोलॉजी बनानी चाहिए। तो होतारू उसे मना करते हुए कहता है कि उन्हें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसमें कि उनकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाए। तो उन्हें किसी आसान काम को चुनना चाहिए और वहाँ पर एरी जिद करने लगती है और उसे वो पूछती है क्या आसान है उसकी, हर दिन जीत को सुनते रहना या फिर एंथोलॉजी बनाना। तो होतारू का आखिरकार इसके लिए मानना ही पड़ता है क्योंकि वो अब इसके लिए मना नहीं कर सकता था। फिर आगे होतारू एरू से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि आखिर एंथोलॉजी कैसे
बनाई जाती है तो एरू कहती है नहीं मैं नहीं जानती। तो होतारू कहता है अगर उसे पता ही नहीं है कि एंथोलॉजी आखिर कैसे बनाई जाती है तो वो लोग उसे कैसे बनाएंगे। तो एरू उसे कहती है कि बस हमें पहले वाली एंथोलॉजी को ढूंढना है जिसे देखकर हम उसमें से कुछ आइडियाज ले सके। कि इसे देखकर होतारू नाराज हो जाता है क्योंकि एरू उसे बहुत ज्यादा काम करवा रही थी, लेकिन वो एरू से कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि एरू तो उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। और आगे ये लोग उसे ढूंढने लगते हैं लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। इसकी वजह से होतारू की हालत कुछ इस तरह की हो चुकी थी, पर एरू उसे कहती है कि उनकी खोज अभी भी पूरी नहीं हुई और वो उसे पकड़कर लाइब्रेरी में ले जाती है क्योंकि उसे लगता है कि लाइब्रेरी में इसके बारे में कुछ मिल सकता है। पर वहां जाते ही वो दोनों एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम माया का इबारा है और वो वहां पर होतारू को देखते ही कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जबकि यहाँ पर तुम्हारे काम की कोई चीज भी नहीं है। जिसे सुनकर होतारू भी उसे कहता है क्या तुम्हें पढ़ाई करनी भी आती है क्योंकि तुम यहाँ पर बैठी हो। जिसे सुनते ही इबारा थोड़ा गुस्सा हो जाती है, पर तभी वहां पर सातोशी आ जाता है जिसे देखकर इबारा का मूड बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है। जिसे देखकर एरू होतारू से इन दोनों के बारे में पूछती है। होतारू उसे कहता है कि इबारा मिडिल स्कूल से ही सातोशी को लाइक करती थी। आगे सातोशी इन दोनों से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो होतारू कहता है एरू ने ही यहाँ पर उसे जोर जबरदस्ती लाया है। जिसे सुनकर सातोशी जोर जोर से हंसते हुए इबारा और एरू दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन वहाँ पर एरू डायरेक्ट ही पॉइंट पर आते हुए कहती है क्या उन लोगों ने किसी लिटरेसी क्लब की एंथोलॉजी को देखी है। तो इबारा होतारू को देखकर कहती है क्या सच में इसके जैसा लूजर बॉय किसी क्लब में जॉय हुआ है। तो होतारू से चुप होने के लिए कहता है और इबारा एरू से कहती है कि उसने कभी भी इस तरह की चीजें लाइब्रेरी में नहीं देखी, पर शायद वो कहीं पड़ी हुई हो। इसे सुनकर एरू उसे कहती है कि क्या वो पड़ी हुई चीजों को देख सकती है। तो इबारा उसे कहती है इसके लिए तो हमें पहले लाइब्रेरियन की परमिशन लेनी होगी। जिसे सुनते ही होतारू अपने सब्र को खोकर वहां से निकल रहा था, पर तभी एरू उसे पकड़ के कहती है उसने अब कसम खा ली है कि वो उसे काम करवा कर ही छोड़ेगी। और वो आगे कहती है कि वो यहाँ पर लाइब्रेरियन के आने तक वेट करेंगे। इसे कि ये दोनों लड़ने लगते हैं तो ये देखकर सातो से इबारा से वह अपनी एक मिस्ट्री कहने के लिए कहता है जो उसने उसे पहले कही थी। इसे देखकर होतारू सोचने लगता है कि वो अब यहाँ से नहीं निकल सकता। और फिर आगे इबारा अपनी कहानी को कहती है। एक किताब है जिसे लाइब्रेरी में से लंच के बाद कोई ले जाता है और स्कूल खत्म होने से पहले उसे लौटा भी जाता है। ये काफी कंफ्यूजिंग है क्योंकि वो उन सभी किताब को एक हफ्ते तक अपने पास रख सकते हैं, लेकिन जो भी इस किताब को ले जाता है वो शाम तक उसे वापस लौटा देता है। तो इसीलिए एरी उस किताब को दिखाने के लिए पूछती है और इबारा उन्हें वो किताब दिखाती है और उस किताब का कवर काफी अच्छा और यह किताब उनके स्कूल की हिस्ट्री के बारे में है। लेकिन ओतारो उन सभी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, वो तो बस अपनी किताब को ही पढ़े जा रहा था। उसे तो बस जल्दी से एंथोलॉजी को ढूंढकर अपने घर जाना है, पर एरू उसे इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मजबूर कर देती है। तो होतारू कहता है शायद यह इतनी भी बड़ी बात नहीं है क्योंकि कोई शायद इसे अपने फ्री टाइम में पढ़ना चाहता है। तो इबारो उन्हें दिखाती है कि इस किताब को कोई एक पसंद नहीं बल्कि हर बार अलग अलग स्टूडेंट ले जाते हैं और इसीलिए ये काफी कंफ्यूजिंग है क्योंकि हर बार वो सभी लोग किताब को ले जाकर स्कूल खत्म होने से पहले लौटा जाते हैं। जिसे सुनकर होतारू भी कंफ्यूज हो जाता है, पर वो ऐसी कोई भी चीज पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन एरू उसे ये सॉल्व करने के लिए जिद करने लगती है तो होतारू उसे चुप होने के लिए कहता है क्योंकि वो सभी लोग एक लाइब्रेरी के अंदर है। इसे उसे लगता था कि एरू चुप रह जाएगी, लेकिन एरू तो उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए होतारू से जिद करने लगती है। जिसे देखकर होतारू अपने मन में सोचता है कि एरू को मनाने से अच्छा तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करके अपनी एनर्जी को बचा सकता है। और वो अपना दिमाग लगाकर कहता है कि इस किताब को कोई भी पढ़ने के लिए नहीं ले जाता क्योंकि इतनी बड़ी किताब को कोई एक ही टाइम पर नहीं पूरा कर सकता। और वो उन सभी लोगों से पूछता है कि इस किताब को हम दूसरी किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इबारा कहती है कि शायद वो सभी लोग इसे पिलो की तरह यूज करते हो और सातों से कहता है शायद इसे वो किसी सील की तरह इस्तेमाल करते होंगे। और लास्ट में एरू कहती है कोई बॉडी बनाने के लिए वेट की तरह इसे यूज करता होगा। और उनके ये सारे जवाब को सुनकर होतार परेशान होकर खुद ही सोचने लग जाता है कि आखिर इस बुक को किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए वो कुछ क्लू को एक साथ जोड़ते हुए कहता है कि इस किताब को ले जाने वाली सभी लड़कियां सभी की सभी क्लास 2 से है और उसे इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। इसे देखकर इबारा उसके ऊपर हंसने लगती है। तभी एरू को उसकी तरफ से अजीब सी स्मेल आती है तो उसे वह सुनने लगती है, लेकिन इबारा को खुद से कोई भी स्मेल नहीं आ रही। लेकिन एरू कहती है कि यह स्मेल किसी पेन जैसी है। जिसे सुनकर होतारू को एक आइडिया आता है और वो उन्हें किसी जगह पर जाने के लिए कहता है, पर तभी एरू उसे भी वहां पर ले जाने के लिए जिद करने लगती है। होतारू को एरू के साथ लड़के अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना था तो वो इसके लिए चुपचाप मान जाता है। फिर आगे होतारू सभी लोगों को आर्ट क्लास की ओर ले जाकर कहता है फ्री टाइम पर एक ही क्लास खुला होता है जो कि आर्ट क्लास है। यहाँ पर की डिफरेंट सेक्शंस की लड़कियां एक साथ आती है और यही एक जगह है जहाँ पर वो सभी लड़कियां इस किताब को ले जा सकती है। लेकिन ये दोनों अभी भी कंफ्यूज है कि वो लोग इसे भला यहाँ पर क्यों ले जाएंगे। तो होतारू कहता है ये तो हमें वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो वो लोग वहाँ जाते ही हैरान हो जाते हैं और अपने सामने देखते हैं कि सामने की पेंटिंग में तो हर एक लड़की उसी किताब के साथ पेंट है। वो लड़कियां इस किताब को इसलिए ले जाती थी क्योंकि उसका कवर काफी खूबसूरत है। इसकी वजह से वो सभी लोग इसे पेंटिंग की तरह ही यूज करती थी और यह किताब का वेट काफी ज्यादा भारी था तो इसे कोई भी घर ले जाना नहीं चाहता था और इसीलिए वो किताब को ले जाकर शाम तक वापस लौटा देते। और यह सुनते ही इबारा और एरू काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। अब ये सभी लोग लाइब्रेरी में वापस आते हैं तो होतारू इन सभी बातों के बारे में सोचता है कि उसने ऐसा प्लान नहीं किया था कि स्कूल के अंदर अपने फ्रेंड्स और मेमोरीज को बनाना। वो ये सब करने के लिए नहीं आया,
वो तो बस यहाँ पर कम से कम काम करके निकल जाएगा। लेकिन तभी एरू उसे पकड़ के कहती है कि वो लोग थोड़ा लाइब्रेरी के अंदर वेट करेंगे क्योंकि एंथोलॉजी उन्हें चाहिए ही चाहिए। और फाइनली वहाँ पर लाइब्रेरियन आ जाती है तो साथों से एरू को उसे इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे वो एंथोलॉजी के बारे में पूछता है। वो लाइब्रेरियन कहती है वो एंथोलॉजी तो यहाँ पर नहीं है, शायद वो किसी दूसरे रूम में हो सकती है। जिसे सुनकर एरू थोड़ी सी सैड होती है। तातोसी उसे कहता है वो लोग उसे जल्दी ढूंढ ही लेंगे। फिर यह सभी लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह हरू होतारू को कॉल लगाकर कहती है उसे कुछ उससे जरूरी बातें करनी है और वह इस चीज के लिए इंतजार नहीं कर सकती। जिसे सुनकर होतारू उसे मना करने की कोशिश करता है, पर हमेशा की तरह वो उसे मना नहीं कर पाता। इसीलिए वो शाम के वक्त एक कैफे के अंदर कॉफी पीते हुए वहाँ पर एरू का इंतजार कर रहा था। फिर वो वहाँ पर लेट है। थोड़ी देर के बाद एरू वहाँ पर आ जाती है और उसके सामने बैठ जाती है। तो होतारू आगे उसे पूछता है कि वो आखिर उससे क्या बात करना चाहती थी, लेकिन उस बात को कहने के लिए एरू थोड़ा सा हिचकिचा रही थी। उसे परेशान होकर होतारू उठ खड़ा होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी एरू उसे कहती है कि वो थोड़ी सी नर्वस है। होतारू उसे पूछता है कि वह भला आखिर किस बात पर नर्वस है। तो एरू होतारू की ओर देखकर कहती है वो उसे कुछ कन्फेस करना चाहती है। जिसे सुनते ही होतारू शौक होकर वहीं पर बैठ जाता है और उसका दिल तो जोर जोर से धड़कने लगता है क्योंकि होतारू को लगता था कि वो उसे कहने वाली है कि वो उसे प्यार करती है। और तभी एरू की बेकार की बातों को छोड़कर कहती है उसे अपनी एक मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए उसकी मदद चाहिए। और वो उसे मिस्ट्री के बारे में बताते हुए कहती है उसका एक अंकल था जो कि 45 साल पहले अपने एक स्कूल में पढ़ता था और वो उसी टाइम पर लिटरेसी क्लब का प्रेसिडेंट भी था। और 7 साल पहले वो किसी काम की वजह से इंडिया में गया था, लेकिन उसके बाद से उसके अंकल का कोई भी पता नहीं चल रहा। फिर वो आगे कहती है बचपन में वो और उसके अंकल साथ में ही टाइम बिताते थे। फिरू को थोड़ा बहुत याद है कि वो अपने अंकल के साथ बचपन में अपने पार्क में खेला कर, लेकिन ये सब तो ठीक चल रहा था। लेकिन उसने अपने अंकल से एक सवाल पूछा और उस सवाल का जवाब उसके अंकल ने इस तरह से दिया जिसे सुनकर वो डर के रोने लगी थी। और यह आंसर देने के बाद उसका अंकल भी सेध हो गया था और एरू को वहाँ पर रोते हुए देखकर भी उसके अंकल ने उसे शांत नहीं करवाया। जिसके बाद उसकी मॉम उसे वहाँ से ले गई और वो सो गई थी। और इसके बाद उसने इसे दोबारा कभी भी याद नहीं किया। वो इस बात को कुछ दिनों के बाद भूल गई, तो इसीलिए वो इस बात को दोबारा से याद करने के लिए उसकी मदद मांगती है। लेकिन होतारू उसे पहले ही मना कर देता है क्योंकि उसे ये रियलाइज होता है कि वो उसके बचपन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और अगर उसे यह बात याद आ गई तो ऐसा हो सकता है कि उसको उसकी लाइफ को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाए। तो इसीलिए वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता और होतारू उसे ये खुद से याद करने के लिए कहता है या फिर वो इसमें किसी और की मदद ले ले। तो एरू कहती कि उसने ये सब ट्राई कर लिया पर फिर भी वो इसके बारे में पता नहीं लगा पाई और उसने स्कूल में भी अपने अंकल के बारे में स्टाफ से पूछा पर वहाँ पर कोई भी इतना पुराना नहीं है जिसे इस हादसे के बारे में पता हो। और वो ये भी चाहती है कि कोई भी इंसान उसके पास्ट के बारे में ना जाने, इसीलिए उसने होतारू से मदद मांगी क्योंकि वो थोड़ा बहुत उसके अंकल की तरह ही है। होतारू कहता है कि तुम्हारे पास स्कूल के 3 साल है तो तुम इसे आराम से याद कर सकती हो। तो एरू उसे कहती है कि वो इस बात को उसके अंकल के फ्यूनरल से पहले याद करना चाहती है क्योंकि उसके अंकल की कोई भी खबर नहीं मिल रही है। तो इसीलिए सभी लोग उन्हें मरा हुआ घोषित करके बहुत ही जल्द उनका फ्यूनरल करने वाले हैं। तो इसीलिए वो इन बातों को याद करना चाहती है ताकि वो अपने अंकल को अच्छे से गुड बाय कह सके। और यह बात कहकर एरू होतारू को देखे जा रही थी। तो होतारू उसे कहता है ठीक है कि वो इसमें उसकी मदद करेगा, लेकिन अगर इस बात से एरू को कुछ हुआ तो वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। और यह सुनकर एरू उसे थैंक्स कहती है और इसी तरह से उनके कुछ ही दिनों में मिड एग्जाम भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की सारी क्लब एक्टिविटी को बंद कर दिया जाता है ताकि सभी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कर सके। तो इसी वजह से होतारू उसे नहीं मिल पा रहा था, वो तो बस साधतों से ही मिलता है क्योंकि वो दोनों एक ही क्लास में है और इन दोनों में होतारू बस स्कूल जाता है और घर आकर अपनी पढ़ाई करता है। और इसी तरह से उनके फाइनल एग्जाम भी खत्म हो जाते हैं और होतारू तो अपने घर आकर वहाँ पर आराम करने लग जाता है। पर तभी अपने डेस्क के अंदर उसकी बहन ने दिया हुआ लेटर का ख्याल आता है, तो इसीलिए वो उसे खोल कर देखता है। इसमें लिखा था कि उसकी बहन अभी किसी शहर के अंदर नहीं बल्कि जापान के किसी एमएससी कॉलेज में है क्योंकि उसके पास एक प्रॉब्लम आ गई थी। और आगे उसने उसे पूछा था कि क्या उसने उस क्लब को जॉय कर लिया है और क्या उस क्लब के अंदर और भी मेंबर जॉय हुए हैं। और उसने ये भी लिखा था कि स्कूल फेस्टिवल आ रहा है तो उन्हें मिलकर एंथोलॉजी बनानी चाहिए क्योंकि जब से वो क्लब बना है तब से लेकर यह एक ट्रेडिशनल की तरह हो चुका है। और इसी के साथ उसमें उसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लिखी थी जैसे कि होतारू की कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जिसमें लिखा था कि उन्हें पुराने एंथोलॉजी लाइब्रेरी में नहीं मिलेंगे, वो सभी उन्हें केबिन वाले लॉकर के अंदर मिलेगी जो कि उनके क्लब रूम में है। और वो वाला लॉकर लॉक नहीं है तो वो लोग उसे आसानी से खोल सकते हैं, जिसे पढ़कर होतारू बहुत ही अच्छा फील करता है क्योंकि अब उसे एंथोलॉजी को ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब अगले दिन वो क्लब के अंदर जाता है और वह देखता है कि उनके क्लब को अब इबारा ने भी जॉय कर लिया है। और होतारू उन्हें अपने बहन के लेटर के बारे में कहता है, जिसे सुनते ही वो सभी लोग खुश होकर वहाँ पर लॉकर को ढूंढने लगते हैं। लेकिन वो लॉकर उन्हें नहीं मिलता तो सभी लोग सोचते हैं कि आखिर वो लॉकर गया तो गया कहाँ। तो होतारू कहता है कि हर सीजन क्लब रूम के क्लासरूम को चेंज किया जाता है, तो उनका क्लासरूम भी चेंज हुआ है। तो इबारा कहती है फिर तो हमें स्टाफ रूम के अंदर पूछना चाहिए, लेकिन होतारू मना करते हुए कहता है उसने पहले ही पूछ लिया कि वो क्लब आज के दिन पर बायोलॉजी रूम है।
तो ये बात सुनते ही ये दोनों वहां पर निकल जाती है। इन्हें देखकर होतारो कहता है कि ये दोनों शायद मुझे भूल गई और तभी एरू वहां पर वापस आकर उसे पकड़कर साथ में ले जाती है। जब वो सभी लोग बायोलॉजी क्लासरूम की ओर जा रहे तब इसी दौरान रास्ते में होत 2 छोटे छोटे सिगरेट के बॉक्स को नोटिस करता है। फिर आगे वहां पहुंचकर एरू दरवाजे को खोलती है पर वो दरवाजा बंद था तो वहां पर आवाज लगाती है। इसे सुनते ही एक लंबे बालों वाला लड़का वहां पर निकल आता है और वो वहां पर निकलते ही दरवाजे को एकदम से बंद कर देता है। वो उनसे कहता है कि वो लोग इस टाइम पर इस लैब को अपने क्लब रूम की तरह यूज कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन वो अकेला है क्योंकि यहाँ पर आज कोई भी उसका मेंबर नहीं आया। और वो लड़का उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हो। और तभी होतारू नोटिस करता है कि उसकी बॉडी से तो परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। और तभी हेरू कहती है कि वो लिटरेसी क्लब की प्रेसिडेंट है और वो यहाँ पर एक लॉकर को ढूंढने के लिए आई हुई है, लेकिन वो लड़का कहता है कि उसने यहाँ पर किसी लॉकर को नहीं देखा। तो हरू उसे कहती है कि शायद वो कहीं अंदर पड़ा होगा। तो वो लड़का कहता है मुझे इसके बारे में नहीं पता और मैंने इस रूम को लिया है, तो वो लोग वहां पर नहीं देख सकते। और यह सुनते ही होतारू वहां से जाने लगता है, लेकिन इबारा उसे रोकर कहती है कि अगर उन्हें ये लॉकर वहां पर नहीं मिला तो उन्हें पूरे के पूरे स्कूल के क्लब रूम में उसे ढूंढना होगा। ये सुनते ही वो वापस मुड़ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो इतनी सारी एनर्जी को इस काम में खर्च करे। और एरू उस लड़के से कहती है कि यह एक क्लासरूम है तो वो लोग इसे आराम से देख सकते हैं। ये सुनकर वो लड़का थोड़ा बहुत सोचकर कहता है ठीक है वो लोग इसे देख सकते हैं पर उन्हें ये काम जल्दी खत्म करना होगा। और फिर ये लोग अंदर जाते हैं। वहां पर होतारू नोटिस करता है कि टेबल पर कुछ पेपर पड़े हुए हैं और वहां पर एक रेडियो भी था और वहां की सारी खिड़कियां भी खुली थी और फैन भी खिड़कियों की तरफ चल रहा था। और ये लोग वहां पर लॉकर को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें देखकर वो लड़का बहुत ही शांत खड़ा हुआ था। तभी एरू कहती है कि वो तो यहाँ पर भी नहीं है और यह सुनते ही वो लड़का थोड़ा सा रिलीज फील करता है। पर तभी होतारू से पूछता है कि क्या उन लोगों ने पुरानी चीजों को कहीं पर रख दिया है। तो वो लड़का कहता है कि हाँ वो कुछ पुराने कारपोर्ट को दूसरी जगह पर ले गए थे। और होतारू कहता है कि शायद उन्हें इस रूम को अच्छी तरह से चेक करना चाहिए क्योंकि इस रूम के अंदर बहुत सारी चीजें जैसी तैसी पड़ी हुई है। जिसे सुनते ही वो लड़का गुस्सा होते हुए कहता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। तो होतारू उसे कहता है कि इसमें तो उसे कुछ भी नहीं करना। जिसे सुनते ही वो लड़का और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी उसकी चीजों को छुए। तो होतारू उन्हें कहता है कि वो लोग इसकी चीजों को दोबारा वापस वहीं पर रख देंगे। ये सुनते ही वो लड़का थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो गुस्सा होते हुए उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसे देखकर वो दोनों लड़कियां ज्यादा डर जाती है, पर होतारू उसे देखकर समझ गया था कि वो कुछ न कुछ छिपा रहा है और वो उस लड़के से कहता है वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, पर उसी लड़के के किसी एक क्लब मेंबर से वो लोग इस रूम को सेट करवाएंगे। और यह सुनते ही वो लड़का और भी ज्यादा डर जाता है। और आगे होतारू कहता है कि उन्हें लाइब्रेरी में कुछ काम है तो उन्हें अभी जाना होगा, पर वो जल्दी ही यहाँ वापस आएंगे और उन्हें तो बस वो एंथोलॉजी चाहिए, तो वो उसे मिले तो उनके क्लब रूम के अंदर रख के चला जाए। ये सुनकर वो लड़का गुस्सा तो होता है पर वो कहता है ठीक है, वो उसे मिलेगी तो वो उसके क्लब रूम के अंदर रख देगा। तो होतारू उन दोनों लड़कियों को वहां से ले जाकर एक जगह पर थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है। और थोड़ी देर बाद वो जैसे ही अपने क्लब रूम के अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि एंथोलॉजी तो उनके टेबल पर ही पड़ी हुई है। इसे देखकर इबारा होतार से पूछती है कि उसे आखिर कैसे पता चला कि वो एंथोलॉजी उसी लड़के के पास है। तो होतार उसे कहता है कि हाँ मैं ये बात तुम्हें बताऊंगा, पर तुम्हें इस बात को किसी और से नहीं कहना होगा। तो इबारा भी इसके लिए मान जाती है। तो होतार उसे कहता है कि वहां जाने से पहले उसने रास्ते में 2 सिगरेट के बॉक्स को देखा था और वो लड़का जैसे ही आया तो उसके बर्ताव से ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज को छुपाना चाहता था। और वो लोग जैसे ही रूम में गए तो उन्होंने देखा कि सभी खिड़कियां तो खुली हुई है और फैन भी खिड़की की तरह ही चल रहा था, जबकि वहां के टेबल के पास बहुत सारे कागज थे जो कि उड़ के खिड़की से बाहर जा सकते थे। तो फिर आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा? इसका मतलब तो यही था कि वो बस रूम से हवा को बाहर निकालना चाहता था। तो ओबारा कहती है कि तो फिर वो क्या वहां पर सिगरेट पी रहा था? तो होतारू कहता है कि हाँ वो वहां पर सिगरेट ही पी रहा था और जो हमने बाहर देखे थे वो सिगरेट के बॉक्स ही थे। और वो लड़का एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, तो अगर उसे किसी ने स्कूल के अंदर सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। और शायद उसने उस सिगरेट के बॉक्स को उसी बॉक्स के अंदर रखा था, इसीलिए वो हमें दिखाने के लिए डर रहा था। और इसी दौरान वहां पर सातोशी आ जाता है, लेकिन होतारू देखता है कि वहां पर एरू किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई थी और एरू उसे साइड में ले जाकर कहती है कि इस इंसिडेंट का नाम का, और वो उसे कहती है कि उसने इसी के बारे में उसके अंकल से पूछा था और उनके जवाब से वो डर गई थी। तो उसे सुनकर होतार भी रियलाइज करता है कि 45 साल पहले कुछ तो हुआ था। तो आगे होतारू उस इंसिडेंट को लेकर पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था कि इसी की को जाते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, पर बस वो हीरो बनके नहीं बल्कि एक लेजेंड बनकर सभी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बना और उन सभी के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। तो इसीलिए उसे स्कूल की हिस्ट्री के अंदर हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और तभी हीरो अपने सर को पकड़कर कहती है कि वो इस सच के बहुत करीब है, लेकिन वो बात आखिर उसके दिमाग में याद ही नहीं आ रही। और तभी होतारी देखता है कि यह तो सेकंड इंसिडेंट है, तो वो इबारा से पहला इंसिडेंट ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन इबारा उसे कहती है यहाँ पर तो पहला इंसिडेंट है ही नहीं। जिसे सुनकर एरू तो सैड हो जाती है। और फिर आगे ये सभी लोग इसी तरह से अपने घर जाने लगते हैं। यहाँ पर होतारो एरू से कहता है कि उसे शायद सातोशी और इबारा से भी हेल्प ले लेनी चाहिए। तो एरू उसे कहती है कि वो अपने प्रॉब्लम को ज्यादा लोगों से शेयर नहीं करना चाहती। तो होतारो उसे पूछता है कि क्या फिर वो उन्हें अपना फ्रेंड नहीं मानती? जिसे सुनते ही वो वहीं पर रुककर कहती है कि वो इसके बारे में कल उन्हें बता देगी। फिर अगले दिन एहरू इन दोनों को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता देती है।
जिसे सुनकर साधु उसे कहता है कि अब तो वो लोग जानकर ही रहेंगे कि आखिर 45 साल पहले स्कूल के अंदर क्या हुआ था। तो इसीलिए सभी लोग वहां पर डिसाइड करते हैं कि वो सभी लोग अपनी अपनी एक थ्योरी बनाकर एरू के घर जाएंगे कि आखिर 45 साल पहले हुआ क्या था। फिर आगे होतारो हमेशा की तरह आलसी बनकर सातोशी का एक जगह पर वेट कर रहा था और तभी सातोशी उसे दूर से आवाज देता है, जिसके बाद यह अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें कि वो दोनों एक शहर से एक गांव की ओर चले जाते हैं। जहां पर जाते ही होतारो सातोशी से पूछता है कि क्या तुम्हें स्कूल में एनर्जेटिक लाइफ जीने में मजा आता है। जिसे सुनकर सातोशी कहता है कि हाँ, उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, पर फिर भी वो कोई भी सिचुएशन में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा खुश रखना चाहता है। जिसे सुनकर होतारा सोचता है कि वो तो इन लोगों से बिल्कुल उल्टा है, वो तो किसी भी चीज में अपना मजा नहीं ढूंढता और उसे नए लोगों से मिलना भी पसंद नहीं। और इसी तरह से ये दोनों एरू के घर पहुंच जाते हैं, जो कि दिखने में काफी अच्छा था। आगे सातो से कहता है उसे तो लगा था कि कोई मेड आकर उन्हें यहाँ से अंदर ले जाएगी, और अंदर जाते ही ये दोनों मिलते हैं एरू से, जो कि उन दोनों को अपने एक गेस्ट रूम में ले जाती है। और वहां पर जाते जाते वो लोग नोटिस करते हैं कि एरू का घर काफी पुराना है। वो लोग जैसे ही रूम के अंदर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वहां पर तो इबारा पहले से ही मौजूद थी, और फिर ये लोग भी वहां पर बैठ जाती है। और फाइनली एरू अपनी मीटिंग शुरू कर देती है और वो कहती है कि वो सभी लोग एक एक करके अपनी अपनी थ्योरी को कहेंगे और बाकी लोग उसे सुनकर अपना अपना ओपिनियन देंगे। और इसमें सबसे पहले एरू अपनी थ्योरी बताती है, जिसमें कि वो उन सभी लोगों को एक नोट देकर कहती है, शायद 45 साल पहले जब स्कूल के अंदर स्कूल फेस्टिवल चल रहा था, तब उसके अंदर कुछ गुंडे बदमाश घुस आए थे और फिर वो लोग सभी लोगों से पैसे लेने लगे होंगे, जिसे देखकर उनके अंकल ने बाकी सारे स्टूडेंट के साथ मिलकर उन्हें भगा दिया और इसमें उन्होंने कुछ गुंडों को मारा था। इसी वजह से टीचर ने शायद उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया, और यह कहने के साथ ही वो अपनी थ्योरी को खत्म कर देती है। जिसे सुनकर ये लोग कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसा कुछ वहां पर हुआ होगा, क्योंकि इस तरह के फेस्टिवल 40 साल बाद शुरू हुए थे। और दूसरा रीजन ये है कि उनका स्कूल उन्हें इस फेस्टिवल के अंदर कोई भी दुकान खोलने नहीं देता था, जहां स्कूल के अंदर कोई बच्चा पैसे कमा सके, ताकि कोई भी स्टूडेंट के सर पर पैसा असर न करे। तो अगर उनके टाइम पर ऐसा कोई दुकान वहां पर था ही नहीं, तो भला कौन वहां पर उनसे पैसे लेने के लिए आएगा। और उनकी बात सुनकर एरू कहती है कि उनकी बात में पॉइंट तो है। और तभी सातोशी और इबारा कहते हैं कि वो लोग यहाँ पर बैठे बैठे थक गए हैं, तो वो लोग बाहर जा सकते हैं, क्योंकि आज का दिन काफी अच्छा है। तो फिर यह सभी लोग बाहर जाते हैं, जहां पर इबारा अपनी थ्योरी को बताती है। 45 साल पहले उनके स्कूल ने गवर्नमेंट के साथ लड़ाई की थी, क्योंकि वो लोग स्कूल को अपने कंट्रोल में लेकर वहां के सभी स्टूडेंट को मैनिपुलेट करके उन्हें फौजी में भर्ती करवाना चाहते थे। लेकिन उन्हें रोकने के लिए स्कूल के सारे टीचर और स्टूडेंट एक साथ होकर उनके अगेंस्ट चले गए, जिसमें शायद इसी की जो कि एरू का अंकल था वह इसमें मेन लीडर था। और जब गवर्नमेंट ने उसे ये करते हुए देखा, तो शायद गवर्नमेंट ने अपनी पावर का यूज करके उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया। जिसे सुनकर साधु ही कहता है ऐसा हो सकता है, पर फिर भी इस थ्योरी में कुछ अभी भी क्लू सूट रहे हैं। और वो कहता है कि अब उसे काफी भूख लग रही है। तो फिर यह सभी लोग किचन में जाते हैं, जहां पर एरो उन सभी लोगों के लिए खाना बनाती है। और यह सभी लोग एक टेबल के पास बैठ जाते हैं। और इस बार सासी अपनी थ्योरी को बताता है, जिसके हिसाब से 45 साल पहले गवर्नमेंट और स्कूल की लड़ाई नहीं हुई होगी, क्योंकि उस टाइम पर उनकी गवर्नमेंट काफी खुश थी। और ऐसा नहीं हुआ होगा, तो लड़ाई शायद स्कूल के अंदर टीचर और स्टूडेंट के बीच ही हुई होगी, जिसमें कि शायद टीचर स्टूडेंट को स्कूल फेस्टिवल पर ज्यादा ध्यान न लगाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कह रहे होंगे, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट टीचर पर गुस्सा हो गए हो कि ने किसी टीचर को पनिश कर दिया होगा, जिसकी वजह से उसे शायद स्कूल से निकाल दिया होगा। तो हो उसे कहता है ऐसा हुआ होगा, तो वो लोग शायद उसे जुलाई में ही बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उसी महीने के अंदर स्कूल फेस्टिवल होता है। लेकिन उसके अंकल को तो अक्टूबर में निकाला गया था। तो इबारो उसे कहती है कि इसके अलावा उनके पास और कोई भी थ्योरी नहीं है। जिसके बाद ये सभी लोग होतारो की ओर देखते हैं, तो होतारो उन सभी लोगों से कहता है कि उसने जो भी थ्योरी बनाई थी उसे तो उन सभी लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, लेकिन सादो से उसे अपनी थ्योरी बताने के लिए फोर्स करता है। जिसकी वजह से होतारो खड़े होकर बाथरूम का रास्ता एरू से पूछता है, और बाथरूम की ओर जाते वक्त वो एक रूम को देखता है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि यह शायद एरू का ही कमरा है। और वह उस रूम को देखकर एरू के लिए थोड़ा बुरा फील करने लगता है, क्योंकि एरू इसके लिए बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन उसने एरू के लिए कुछ भी नहीं किया। तो वह बाथरूम में जाकर सोचने लगता है कि क्या वह इसके बारे में कोई थ्योरी बना सकता है, जिससे कि वह इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सके। मतलब इसने अभी तक अपनी थ्योरी को नहीं बनाया, और कुछ सोचने के बाद वह सभी लोगों के पास आता है और वहां पर आते ही कुछ पॉइंट को बताता है। पहला, उन्हें पता है कि एरू के अंकल को अक्टूबर में निकाला गया था और लड़ाई शायद जून में हुई थी, और इन दोनों चीज के बीच में बहुत सारे महीने आते हैं। सेकंड, लड़ाई स्कूल के अंदर ही हुआ था, यानी कि जो लड़ाई हुई थी वह टीचर स्टूडेंट के बीच में ही थी, और यह शायद इसीलिए हुआ क्योंकि टीचर स्टूडेंट से कुछ छीनना चाहते थे, जो कि उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद था। और वो लोग ध्यान से सोचे तो स्टूडेंट को हाई स्कूल के अंदर एक ही चीज सबसे ज्यादा पसंद आती है, और वो है स्कूल फेस्टिवल, क्योंकि वही एक जगह है जहां पर हर एक स्टूडेंट अपनी एक्टिविटी को बिंदास होकर कर सकता है। और शायद यही वजह है उस लड़ाई की। और उन्हें ये भी बात पता है कि पहले स्कूल फेस्टिवल के अंदर 5 दिन हुआ करते थे और अभी बस 3 दिन होते हैं, तो शायद उसी दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आज ऐसा हो रहा है। मतलब टीचर स्कूल फेस्टिवल के दिनों को कम करना चाहते थे, इस वजह से वह सभी स्टूडेंट गुस्सा हो गए थे और सभी स्टूडेंट मिलकर इसके खिलाफ
खिलाफ आवाज उठाने लगे और फाइनली उन्होंने शायद इसके बारे में टीचर के साथ एग्रीमेंट भी कर लिया, जिसमें कि टीचर वो नहीं कर पाए जो उन्हें करना चाहिए था, और इसी की भी शायद उन सभी में से एक था जो कि शायद उन सभी स्टूडेंट को लीड करता था, और यह चीज करते हुए टीचर ने उन्हें देख लिया ताकि वह आगे चलकर ऐसा कुछ दोबारा ना कर पाए। इसीलिए सभी टीचर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि वह लोग उसे स्कूल से बाहर निकाल देंगे, लेकिन वो लोग शायद उसे इतनी जल्दी नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि ऐसा किया तो सारे स्टूडेंट शायद फिर से भड़क जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने मामले को थोड़ा ठंडा होने का वेट किया और अक्टूबर मंथ के अंदर किसी छोटी सी गलती की वजह से उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया, और वो शायद स्कूल से किसी हीरो की तरह बाहर निकला। इसीलिए इंसिडेंट नंबर 2 में उसे हीरो की तरह दिखाया गया था। एरू उसे सुनकर सैड होकर कहती है कि फाइनली उसे अब पता है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था, और सातोशी और इबारा के पास भी होतारो की थ्योरी को गलत साबित करने के लिए कोई भी पॉइंट नहीं बचते। लेकिन एरू इससे सेटिस्फाई नहीं। एरू होतारो से पूछती है कि अगर भला वो स्कूल से हीरो बनकर बाहर निकला था तो जब उसके अंकल ने उसको जवाब दिया था तो वह इतनी रोई क्यों थी, और इसका जवाब तो होतारू के पास भी नहीं था। लेकिन फिर भी वो उसे थैंक्स कहती है कि आखिरकार यह मिस्ट्री सॉल्व हो गई, जिसके बाद ये दोनों वहां से जाने के लिए निकलते हैं, जहां पर एरू होतारू को एक छाता देती है क्योंकि बाहर की ओर बारिश हो रही थी, और फिर ये दोनों वहां से जाने लगते हैं। और तभी सातोशी होतारू से कहता है उसने बहुत दिनों बाद उसे किसी चीज पर इतना एफर्ट लगाते हुए देखा है, तो क्या ये सब भेरू की वजह से है? तो होतारू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं, वो बस थोड़ा बहुत अपनी लाइफ को उनकी तरह जीने की कोशिश कर रहा है। आगे वह कहता है कि जब भी वह उन तीनों को देखता है तो उसे उनके लिए कुछ करने का मन होता है। तो सातोशी उसे कहता है मतलब हमारी तरह खुश होकर जीना बुरा नहीं है ना? तो होतारू उसे कहता है कि हाँ शायद ये हो सकता है, और यह कहते ही ये दोनों साइकिल चलाकर वहां से जाने लगते हैं। होतारो एरू के घर से आने के बाद अपनी उस थ्योरी को सोचने लगता है, और वो वहां पर उस टाइम को याद करता है जब वो पहली बार एरू से मिला था, और उसने जो भी उसके साथ बिताए टाइम को याद करता है। वो सभी चीजें उसकी लाइफ की सबसे कलरफुल मोमेंट थी। तभी वह सोचता है कि हीरो के अंकल सिक्की के लिए भी उसका लाइफ ऐसा था, और तभी उसे उसकी बहन का कॉल आता है जो कि उसे कहती है कि वह दूसरी कंट्री में जाकर बहुत मजे कर रही है, और वह उसे पूछती है कि वो आजकल क्या कर रहा है। तो होतारू उसे कहता है वो लोग एक एंथोलॉजी बनाने के लिए कुछ चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं, जिसे सुनकर उसकी बहन कहती है कि क्या उस काइंड हॉट हीरो का दुखद घटना अभी तक चल रहा है, जिसे सुनकर होतारू समझ नहीं पाता था क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि वह तो एक लेजेंड की तरह स्कूल से बाहर निकल गया था, तो आखिर यह भला कैसे कोई दुखद घटना हो सकती है? जिसे सुनकर होतारू अपनी बहन से इसके बारे में और चीजें पूछने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बहन बाय कहकर फोन को काट देती है, और वह अपने रूम में बैठकर अपने उस कागज में लिखी गई थ्योरी को देखने लगता है, जिसे देखकर उसे समझ आता है कि उसका थ्योरी अभी भी पूरा नहीं है। और होतार वहां पर रियलाइज करता है कि ज्यादातर स्टूडेंट के लिए हाई स्कूल की लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन सिग्गी को स्कूल खत्म होने से पहले ही निकाल दिया था। तो क्या वह इस सेक्रीफाइस से खुश था? और यही इंसिडेंट बनाता है कि यह एक हैप्पी कहानी नहीं बल्कि एक दुखद घटना है। और फिर अगले दिन वह एक क्लब के अंदर एक मीटिंग बुलाता है, और वह वहां जाते ही देखता है कि बाकी सब वहां पर पहुंच चुके हैं। तो इबारा उसे पूछता है कि उसने भला यहाँ पर उन्हें क्यों बुलाया, तो वो उसे कहता है कि वो अपनी थ्योरी में किसी एक मिस्टीरियस पार्ट को भूल रहा है। तो एरो भी उसे कहती है कि उसे भी लग रहा था कि उसकी थ्योरी में कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। होतारू उसे कहता है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज के दिन वह इस पूरी स्टोरी को पता लगा कर ही आएंगे। तो साधो से उसे पूछता है कि क्या उसकी थ्योरी गलत है। होतार उसे कहता है कि नहीं, पर जरूर उनसे कोई चीज छूट गई है जिसकी वजह से पूरा स्टोरी गलत डायरेक्शन में चला गया। तो वो उन सभी लोगों से कहता है कि उन्हें सैक्रिफाइस शब्दों को अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, क्योंकि सैक्रिफाइस शब्दों को एक प्राउडली मोमेंट के लिए किया जाता है, पर इसे हम सैड मोमेंट के लिए भी याद कर सकते हैं। तो साधोसी उसे कहता है कि इस स्टोरी को देखकर ये बताना मुश्किल है कि राइटर ने इसे किस तरह से लिखा है, और इस चीज को जानने के लिए उन्हें राइटर से ही पूछना पड़ेगा। इस पर होतारू कहता है कि आज वो यही करेंगे। तो साधोसी उसे सरप्राइज होकर पूछता है कि क्या वो ऑथर को जानता है। तो होतार उसे कहता है कि उसने थोड़ा रिसर्च करके ऑथर के नाम को निकाल लिया है, और वह एक कागज को इबारा को देखकर कहता है कि क्या इसे देखकर तुम्हें कुछ याद आ रहा है, जिसे देखकर इबारा हैरान होकर कहती है कि इस कहानी का राइटर और कोई निबर की लाइब्रेरियन है। साधु से उसे पूछता है कि क्या सच में वो श्योर है कि वो लाइब्रेरियन ही है, क्योंकि सेम नाम के लोग और भी हो सकते हैं। तो होतारू कहता है कि हाँ, इसके लिए उसने कुछ कैलकुलेशन की है और उसकी उम्र के हिसाब से वो घटना से मिलती जुलती है, जिसमें कि वो घटना 45 साल पहले की है, और वो भी उस टाइम के अंदर इस लिटरेसी क्लब की मेंबर। तो वह वहां से जल्दी से निकलकर उन्हें कहता है कि उसने पहले से ही मीटिंग फिक्स करके रखी है, और बाकी सब भी अपने सामान को जल्दी से लेकर लाइब्रेरी में चले जाते हैं। और वहां पर जाते हुए वह देखते हैं कि लाइब्रेरियन तो अभी भी सभी किताब को अपनी जगह पर रख रही थी। तो वो उनसे कहती है कि अभी भी उसे थोड़ा काम है, तो इबारे इसमें उसकी हेल्प करती है। तभी होतारो आगे आकर उसे ह्यूका के बारे में पूछता है कि क्या ये कहानी उसने लिखी थी। तो लाइब्रेरियन उसे कहती है कि हाँ, ये कहानी उसने ही लिखी थी, और उसे ये भी पता है कि वह लोग यहाँ पर 45 साल पहले आखिर क्या हुआ था ये जानने के लिए आए हुए हैं, लेकिन उन्हें भला इस चीज में किस तरह का इंटरेस्ट है। तो एरू जवाब देते हैं कि सी असल में उसके अंकल है, जिसे सुनकर लाइब्रेरियन थोड़ी सी सरप्राइज होकर उससे उसकी हालत पूछती है। एरू उसे कहती है कि उसके अंकल 7 साल पहले इंडिया में जाकर कहीं मिसिंग हो गए, जिसके बाद वो सभी लोग उससे पूछने लगते हैं कि आखिर 45 साल पहले क्या हुआ था, क्या होतारो की थियरी करेक्ट है।
तो लाइब्रेरियन उन सभी लोगों को इस थ्योरी के बारे में पूछती है, तो सातोशी उसे कहता है कि उन सभी लोगों ने मिलकर थ्योरी बनाए थे कि 41 साल पहले क्या हुआ था, जिसे सुनकर लाइब्रेरी इसमें इंटरेस्ट लेकर सभी लोगों को बात करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाती है और वह सभी लोग वहां पर बैठते हैं और इसी दौरान वो होतारू के बनाए हुए नोट को देखकर इंप्रेस होकर कहती है कि क्या ये सब उसने एंथोलॉजी को देखकर ही बनाया है, क्योंकि इसकी लिखावट ऐसी है कि वो खुद इस टाइम में वहां पर था। उसकी थ्योरी हर चीज में सही है, लेकिन होतारो अभी भी मानता है कि उसकी थ्योरी में अभी भी कुछ चीजें मिसिंग है, और इसी वजह से होतारो जानना चाहता है कि क्या सी ने सच में स्टूडेंट के लिए सेक्रीफाइस किया था या फिर स्कूल वालों ने उसके साथ कुछ किया था, जिसे सुनकर वो लाइब्रेरियन थोड़ा निराश होकर कहती है उस टाइम में उसने पहली बार हाई स्कूल के अंदर एडमिशन लिया था और उसी समय पर स्कूल फेस्टिवल बहुत बड़ा हुआ करता था और उनके साथ शहर के सारे लोग स्टूडेंट के साथ मिलकर इस फेस्टिवल को एंजॉय करते थे। वो टाइम एकदम ही अलग था और यह टाइम हाई स्कूल के किसी भी स्टूडेंट के इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक था। लेकिन उसी साल स्कूल के प्रिंसिपल ने डिसाइड किया कि वो स्कूल फेस्टिवल को 5 दिन से 2 दिन का कर देंगे और इसी के साथ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन भी ले आया था, और यह बात सुनकर वहां के सारे स्टूडेंट इससे गुस्सा हो गए थे, तो इसलिए सभी स्टूडेंट ने इसके अगेंस्ट जाने का फैसला किया। लेकिन ये करने के लिए स्टूडेंट को इसके पीछे एक चेहरा चाहिए था जो इसे लीड कर सके, और यह सभी लोग ये चीज भी जानते थे कि यह सब खत्म होने के बाद स्कूल उस लीडर को निकाल देगा, और इस लड़ाई में उन सभी लोगों ने अपने लीडर को छिपा कर रखा, जिसकी वजह से इसका सारा ब्लेम सी पर चला गया। लाइब्रेरियन के हिसाब से अंकल बहुत ही शांत स्वभाव के और उन्हें लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था और टीचर और स्टूडेंट की ओर बड़ी होती रही, लेकिन आखिरकार लास्ट में टीचर को उन लोगों की बातों को मानना ही पड़ा। लेकिन जब सभी स्टूडेंट इसको सेलिब्रेट करने के लिए ग्राउंड के अंदर बम फायर जलाने लग जाए, तभी आग जाके स्कूल की एक पुरानी बिल्डिंग को लग जाती है, जिसकी वजह से वह पूरी की पूरी बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो जाती है, जिसे देखकर पुलिस भी इस केस में जॉइन हो गई थी। तो इसलिए टीचर को एक एग्जाम्पल देने के लिए सिकुल को भी मेन लीडर करके स्कूल से निकाल दिया गया, और जब उसे निकाला गया तब एक भी स्टूडेंट उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया और वो लाइब्रेरियन भी उसे निकालते हुए बस देखती रही। यह कोई हीरो वाला काम नहीं था, पर फिर भी यह सब होने के बाद भी सिक्की ने अपना साइलेंस नहीं तोड़ा। उसके बाद लाइब्रेरियन उन सभी लोगों से कहती है कि यही सारी कहानी थी, और वो उनसे पूछती है कि क्या तुम लोग और कुछ जानना चाहते हो, और तभी एरू खड़े होकर उसे इश्यू नंबर 2 के बारे में ह्यूका का नाम पूछती है, तो लाइब्रेरियन उसे कहती है कि ह्यूका नाम उसके अंकल ने ही चॉइस किया था और उसे भी इसका पता नहीं कि इसका क्या मतलब होता है, और तभी होतारो रियलाइज करते हुए कहता है कि क्या वो लोग ये देख नहीं पा रहे, ये बस एक रोल प्ले है, और यह बात सुनकर वो सभी लोग एक एक करके उसकी तरफ देखकर यह सारी चीजों को रियलाइज करने लगते हैं। लेकिन एरू उसमें फिर भी समझ नहीं पाती, तो वह पूछती है आखिर इसका मतलब क्या है। तो होतारो उसे एक पेपर में लिखकर दिखाता है, जिसे देखकर वह समझ जाती है कि आखिर वह क्या था, और तभी उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। शोका का इंग्लिश मतलब देखे तो आइसक्रीम है। सकी ने जानबूझ के इस नाम को सिलेक्ट किया क्योंकि वो इस वर्ड में अपनी फीलिंग को छिपाना चाहता था, जिसका मतलब था आइसक्रीम, यानी कि जोर से चिल्लाना। उसने चिल्लाकर कहना चाहा कि उसने इस प्रोटेस्ट को शुरू नहीं किया, उसे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो उन सभी स्टूडेंट के खिलाफ लड़ना चाहता था जो उसको हेल्प नहीं कर रहे थे। और तभी हीरो कहती है कि आखिरकार उसे याद आ गया कि उस टाइम पर उसके अंकल ने उसे क्या कहा था। उसने कहा था कि इसी टाइम में जो अपने दोस्तों से रोकर हेल्प मांगेगा तब वह तुमसे मुंह मोड़ लेंगे, वह तो बस तुम्हें जिंदा निकलते हुए देखेंगे, जहां पर तुम कुछ नहीं कर सकते बस चिल्लाने के अलावा। तो फिर इसी तरह से अगले दिन ये सभी लोग स्कूल के क्लब रूम में मिलते हैं, जहां पर इबारा ने एंथोलॉजी के नोटबोर्ड को बना लिया था, जिसे देखकर इरू तो काफी इंप्रेस थी, पर होतारो वहां पर कंप्लेन करता है कि वो भला आखिर सिकाकी की स्टोरी को लिखने का इंचार्ज क्यों है। तो ये सब लोग कहते हैं कि उसने इस मिस्ट्री को सॉल्व किया है तो उसे ही लिखना पड़ेगा। फिर स्कूल खत्म होने के बाद होतारो एरू के साथ घर जाने लगता है। तब वहां पर एरू कहती है कि ये देखकर वो सरप्राइज है कि लिखने का काम को उसने एक्सेप्ट किया। तो होतारो उसे कहता है कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया था बल्कि उसे जबरदस्ती करवाया गया है, और वो एरू को देखकर पूछता है कि वो भला आखिर इबारा और सातोशी की हेल्प लेने के लिए क्यों मांग गई। वो जवाब देती है कि वो अपनी पास्ट लाइफ में नहीं बल्कि अपनी प्रेजेंट लाइफ में जीना चाहती है, तो इसीलिए वो अपने पास्ट को अपने आप पर कंट्रोल होने नहीं देगी। तो इसी के साथ यह वाले पार्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि तुम्हें यह वाली स्टोरी भी पसंद आई होगी। तो अगर यह वीडियो अच्छा परफॉर्म करती है तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा। तो फिर मैं मिलता हूँ तुम्हें एक और ऐसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।